नमस्कार दोस्तों आरबीआई ने लगभग 22 वर्षों के बाद एक बार जो शहरी सहकारी बैंकों की लाइसेंसिंग रोक दी गई थी उसको एक बार फिर से दोबारा लाइसेंस जारी करने, दोबारा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका पंजीकरण करने के लिए एक चर्चा पत्र को जारी किया है। इस प्रस्ताव के तहत जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका पंजीकरण की प्रक्रिया क्या हो, उनको किस तरीके से लाइसेंस दिया जाए, इसको दोबारा शुरू करने पर आरबीआई ने सुझाव मांगे। तो इस न्यूज़ की वजह से एक बार फिर से जो शहरी सहकारी बैंक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज के दोस्तों सेशन में हम शहरी सहकारी बैंकों के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे हम पहले समझेंगे कि आखिरकार आरबीआई ने लाइसेंसिंग को दोबारा शुरू करने का डिसीजन क्यों लिया। अगर आरबीआई ने 2004 में जब इसको रोका था तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, और जब दोबारा आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो यूसीबीज़ को दोबारा से लाइसेंस देगी, तो पहले जिस प्रोसेस के माध्यम से दिया जाता था, जिन मानदंडों के आधार पर दिया जाता था, क्या अब उन्हीं मानदंडों को बनाया जाएगा या फिर उसमें तो कुछ भी हमें चेंज देखने को मिले। तो आज के सेशन में हम इस पूरे टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि आखिरकार आरबीआई ने जो पुरानी लाइसेंसिंग थी उसको 2000 में क्यों रोका था। देखिए, जब 1990 और 2000 के दशक में आप बात करेंगे तो कई सारे नए यूसीबीज़ को लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने बहुत ही कमज़ोर वित्तीय स्थिति का सामना किया। अब जाहिर सी बात है कि आरबीआई को इन बैंक्स के अंदर जमाकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना था। ये जो निरंतर असफलताएं दिखा रहे थे, निरंतर जो वित्तीय संकट का सामना करना ये कर रहे थे, इसकी वजह से हमारे देश के जमाकर्ताओं का बैंकिंग व्यवस्था में जो विश्वास है वो कमज़ोर हो रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने 2004 के बाद से नए लाइसेंस को जारी करना रोक दिया और जो पहले से मौजूद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे केवल उन पर निगरानी बनाए रखी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो एक तात्कालिक नीति के तौर पे फ्रीज अपनाया गया था, वो इन सारे यूसीबीज़ के लगातार असफलता की वजह से, लगातार वित्तीय संकट का सामना करने की वजह से एक दीर्घकालिक फ्रीज नीति में तब्दील हो जाती है। अब हालिया जो आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि दोबारा से लाइसेंसिंग को शुरू किया जाएगा, तो उसमें बहुत ही कड़े मानदंड अपनाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि आरबीआई अगर पिछली अपनी गलतियों से सीख नहीं लेती, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को पिछली बार सामना करना पड़ा था, अगर उन सारी बातों से सीख नहीं लेती तो फिर से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करने लग जाएंगे, उनको फिर से वित्तीय संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इस बार आरबीआई ने काफ़ी कड़े मानदंड जो हैं वो लाइसेंसिंग के लिए लागू किए हैं। अपने चर्चा पत्र में आरबीआई ने ये सुझाव दिया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो न्यूनतम पूंजी है वो 300 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है वो 12% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है दोस्तों, वो बैंकों की कुल पूंजी का और जोखिम भारित पूंजी का, बैंकों के पास अपना कुछ एसेट होता है जिस पे रिस्क होता है, तो बैंकों की जो जोखिम भारित पूंजी है, उस जोखिम भारित पूंजी का कुल पूंजी का और कुल पूंजी के साथ क्या अनुपात है, हम इसको कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ये दरअसल आप सामान्य शब्दों में समझें तो ये बैंकों की वित्तीय सेहत को बताता है। अगर CRAR ज़्यादा है, ठीक है, अगर CRAR ज़्यादा है तो बैंकों की वित्तीय सेहत अच्छी है, और अगर CRAR कम है तो इसका मतलब बैंकों की वित्तीय सेहत उतनी अच्छी नहीं है, बैंकों की वित्तीय सेहत खराब है। तो अब पहले जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो 9% के आसपास हुआ करती थी बासेल 3 नॉर्म के अनुसार, अब देखेंगे कि ये इसको 12% या उससे ज़्यादा कर दिया गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के नए लाइसेंसिंग के लिए। साथ ही साथ इसमें आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो नेट एनपीए है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 3% या उससे कम होना चाहिए। साथ ही साथ कम से कम 10 साल से जो क्रेडिट सोसाइटी है उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा उसकी गवर्नेंस मजबूत होनी चाहिए, उसकी नीतियाँ मजबूत होनी चाहिए, स्पेशली जब हम निदेशक के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नेंस सुधार और निदेशक हैं उस पर भी आरबीआई ने अपनी इस चर्चा पत्र में कुछ नियम बताए हैं। जैसे आरबीआई ने कहा कि यूसीबीज़ के निदेशकों के लिए एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। इसका मतलब कि अगर कोई निदेशक, अगर कोई डायरेक्टर किसी यूसीबी में 10 साल सेवा दे रहा है तो 10 साल के बाद उसको 3 साल तक का कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा। इसका मतलब कि किसी बैंक में 10 साल एज अ डायरेक्टर काम करने के बाद वो अगले 3 साल तक उसी बैंक में किसी भी अधिकारी के रूप में काम नहीं कर पाएगा। इससे उस बैंक का गवर्नेंस मजबूत होगा, इससे उस बैंक की जवाबदेही मजबूत होगी, और इससे उस निदेशक के द्वारा कुछ करप्शन करने का जो खतरा होता है वो भी कम हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी बैंक में 10 साल सेवा देता है तो उसका अपना एक कस्टमर बेस बन जाता है, और उस कस्टमर बेस के डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनके अनुसार लोन देने के लिए ये जो डायरेक्टर्स हैं वो बैंकों के वित्तीय सेहत से खिलवाड़ करते हैं। जो बैंकों के डेटा होते हैं, बैंकों के पैसे होते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे में कई बार हमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे डिफ़ॉल्टर सामने आते हैं ना।
ना। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए आरबीआई ने जो नए नियम बनाए हैं, जो नई चर्चा पत्र जारी की है, उसमें इन सारे डायरेक्टर्स के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड को भी बताया है। तो इस तरीके से दोस्तों क्यों आवश्यक था ये कदम, हमें ये समझना है। क्योंकि 2004 में जब आरबीआई ने बंद कर दिया था, तो इसके पीछे का जो कारण था वो हमने समझा कि बैंकों, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे, उनकी वित्तीय सेहत काफ़ी ख़राब हो रही थी। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे उनको कई सारी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। तो आखिरकार दोबारा आरबीआई ने ये कदम क्यों उठाया? तो सबसे पहला इसके पीछे का कारण है वित्तीय समावेशन। माफ़ कीजिएगा। देखिए, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो परंपरागत रूप से शहरी और अर्ध शहरी नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। छोटे उद्योग हो, छोटे व्यापारी हो या मध्यम वर्ग हो, इन सब के लिए पूंजी पहुंचाने का काम ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, जो कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश के अंदर, उन कमर्शियल बैंकों में आप देखेंगे एसबीआई है, एचडीएफसी है, फिर आंध्रा बैंक है। अब इन सारे बैंकों में जब आप जाएंगे तो ये सारे बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं अगर उनको किसी भी मध्यम वर्ग के लिए लोन देना हो, चाहे वो व्यक्तिगत लोन हो, चाहे व्यापार करने के लिए लोन हो, छोटे उद्योगों को लोन देने के लिए बहुत सारे उनको दस्तावेज़ों का वो डिमांड करते हैं। तो ऐसे में उनको, जो छोटे उद्योग वाले व्यापारी होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ऐसे लोगों को लोन उपलब्ध करवाते हैं और हमारे देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो पंजीकरण को दोबारा से शुरू करने का डिसीजन आरबीआई ने लिया है, उससे ग्रामीण शहरी वित्तीय पहुंच और बढ़ेगी और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन भी बढ़ने की गुंजाइश है। तो एक तो पहला कारण ये था कि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ये हालिया कदम उठाया है। अब फिर उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने की दृष्टि से भी आरबीआई ने ये हालिया कदम उठाया है, क्योंकि पिछले वर्षों में जो सहयोगी बैंक क्षेत्र है उनमें मर्जर्स, विनियमन और निगरानी बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है और इससे बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता बढ़ी है। अब आरबीआई चाहता है कि जो नए बैंक आएँ वो पारदर्शी हों, पूंजीगत रूप से मजबूत हों और भरोसे के योग्य हों, ताकि ये स्थिरता बनी रहे। इसलिए आरबीआई ने जब दोबारा लाइसेंसिंग को शुरू करने का डिसाइड किया तो जो मानदंड थे वो मानदंड काफ़ी कड़े बनाए हैं। इसलिए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हालिया कदम जो उठाया गया है उसके पीछे का रैशनल, एक तो कि बैंकिंग क्षेत्र में जो स्थिरता आई है उसका फ़ायदा उठाकर एक बार फिर से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अब आखिरकार जोखिम और चुनौतियां क्या हैं दोस्तों? दोबारा से जो आरबीआई जो है इसको इशू कर रहा है, तो इसके पीछे का जोखिम क्या है, इसके पीछे की चुनौतियां क्या है? तो सबसे पहले तो आर्थिक जोखिम है, क्योंकि अगर नए बैंक वित्तीय रूप से कमज़ोर होंगे तो फिर से एक बार दोबारा जो है वो जमाकर्ताओं का विश्वास प्रभावित हो सकता है। इसके साथ गवर्नेंस का जोखिम है कि सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता की कमी हमारे इतिहास में समस्या रही है। जो भी सहकारी संस्था रहे हैं वो गलत तरीके से लोन सैंक्शन करते हैं। अब देखिए, सहकारी संस्था में जो स्वामित्व होता है वो उसके सदस्यों के बीच ही होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सदस्य होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, कई बार उनमें वो गलत तरीके से लोन सैंक्शन कर देते हैं, गलत तरीके से अपने कामों को कर लेते हैं। तो इस वजह से पारदर्शिता की कमी जो है हमें सहकारी संस्थाओं में अक्सर देखने को मिलती है। और जब दोबारा से इस लाइसेंसिंग को जारी किया गया है तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि ये जो गवर्नेंस जोखिम सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता का है, इस पर बिल्कुल काम किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कौशल और प्रबंधन की भी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि सहकारी क्षेत्र में अनुभवी प्रबंधन की कमी है और इस वजह से जोखिम बढ़ जाता है। किस क्षेत्र को लोन देना है, किस क्षेत्र में जोखिम ज़्यादा है, किस क्षेत्र में ज़रूरत है लोन की, इस सब के बिना, एक अनुभवी प्रबंधन के बिना ही सहकारी क्षेत्र में लोन या जो भी काम होते हैं वो किए जाते हैं। तो इसमें जो है कौशल और प्रबंधन की समस्या भी एक चुनौती के रूप में सामने आती है। तो आरबीआई का जो हालिया स्टैंड है, वो आरबीआई का हालिया दृष्टिकोण क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, आरबीआई ने ये स्पष्ट किया है कि जो हालिया चर्चा पत्र उसने जारी किया है और दोबारा से लाइसेंसिंग करने की जो शुरुआत की बात आरबीआई कर रहा है, उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है जमाकर्ताओं का संरक्षण और एक बैंकिंग प्रणाली का विश्वसनीय ढांचा सुनिश्चित करना, ताकि जो नए बैंक आएंगे वो पारदर्शी बने, पूंजीगत रूप से मजबूत बने और कुशल प्रबंधन के साथ ही पंजीकरण कराएं, है कि नहीं? तो इस वजह से आरबीआई का दृष्टिकोण जो है वो ये कहता है कि वर्तमान समय में हम बैंकिंग प्रणाली का एक विश्वसनीय ढांचा सुनिश्चित करना चाहते हैं। जो जमा करता है उनको संरक्षण देना चाहते हैं, उनका बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। तो और इस वजह से हम नए जो लाइसेंसिंग है उसमें कड़े मानदंड अपना रहे हैं और इस वजह से जो नए बैंक आएंगे वो ज़्यादा पारदर्शी होंगे, पूंजीगत रूप से मजबूत होंगे और कुशल प्रबंधन के साथ वो अपना पंजीकरण करवा पाएंगे।
तो दोस्तों, निष्कर्ष ये निकलता है कि आरबीआई का ये जो प्रस्ताव है वो एक संतुलित सुधारात्मक प्रयास है जो शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित कर सकता है, क्योंकि वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका, अभी मैंने आपसे बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हालिया कदम तभी सफल होगा जब संस्थागत सुधार होगा, जब पारदर्शिता और निगरानी इन सबको प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हालिया न्यूज़ है उसके हमने सारे एस्पेक्ट के बारे में बात की। अब अगर हम बिना शहरी सहकारी बैंकों के बिना शहरी सहकारी बैंकों को डिस्कस किए इस सेशन को ख़त्म कर देंगे तो हमारी चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं शहरी सहकारी बैंकों के बारे में कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से वित्तीय समावेशन में हमारे देश में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी सहकारी बैंक ऐसे सहकारी बैंक हैं जो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इसके नाम में सहकारी है, तो जो स्वामित्व होगा और जो प्रबंधन होगा इसके सदस्यों के द्वारा ही होगा, जो कि सहकारिता का सबसे मुख्य बिंदु होता है। इसके अलावा ये छोटे उधारकर्ताओं को, व्यापारियों को और मध्यम वर्ग के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी सेवाएं जो सामान्यतः वाणिज्यिक बैंक इन सारे लोगों को नहीं प्रदान करते, तो उन सेवाओं को प्रदान करने का काम ये शहरी सहकारी बैंक करते हैं। तो ये जो बैंक होते हैं ये सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं और सहकारी सिद्धांत यानी एक सदस्य एक वोट पर चलाए जाते हैं। अब इसके विनियमन और नियामक ढांचे की बात करें तो इस पर ड्यूअल रेगुलेशन होता है, इस पर दोहरा नियंत्रण होता है। इस पर आरबीआई का भी नियंत्रण होता है, जैसे बैंकिंग नियमन से संबंधित, लाइसेंसिंग से संबंधित, पूंजी से संबंधित, या फिर जो कैपिटल सीआरआर एसएलआर हो गया, इन सब से संबंधित जो होता है वो आरबीआई का नियंत्रण होता है। इसके अलावा राज्य सहकारी समितियां या फिर आरसीएस यानी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसका भी इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर नियंत्रण होता है। पंजीकरण से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित और बोर्ड से संबंधित जो कार्य हैं वही रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ देखता है। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन पर दोहरा नियंत्रण होता है आरबीआई का और राज्य सहकारी समितियों का, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम अलग अलग टाइप के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अपने देश में देखते हैं। सबसे पहला है टियर 1, जिसका नेटवर्थ होता है 100 करोड़ या उससे कम। दूसरा होता है 100 से 1000 करोड़ के बीच वाला, जिसको हम टियर 2 में रखते हैं। फिर 1000 से 10,000 करोड़ तक वाला होता है टियर 3 यूसीबी, और 10,000 करोड़ से ज़्यादा वाले यूसीबी को हम टियर 4 में रखते हैं। तो ये जमा के आधार पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का वर्गीकरण किया गया है। इसके प्रमुख कार्य और सेवाओं की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बचत और जमा राशि को संग्रहित करना और उस राशि को ऋण के रूप में छोटे व्यवसायियों को, जो एमएसएमईज में लगे हुए हैं, उनको आवास के लिए या फिर व्यक्तिगत लोन के लिए प्रदान करना। साथ ही साथ जब ये ऐसा करती है, ऋण प्रदान करती है इन छोटे व्यवसायियों को, एमएसएमईज को, तो इससे वित्तीय समावेशन बढ़ता है और जो कम आय समूह के लोग होते हैं वहाँ तक भी बैंकिंग तक पहुँच पाते हैं। इसके साथ साथ जब ये छोटे स्तर पर, जब ये स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसायियों को ऋण देंगे, छोटे एमएसएमई में काम कर रहे लोगों को ऋण देंगे, स्थानीय स्तर पर आवास के लिए ऋण देंगे, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे समर्थन मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ये सामान्य बैंकिंग गतिविधियां करते हैं, जैसे डिपॉजिट हो, क्रेडिट हो, ड्राफ्ट हो, बॉन्ड हो, तो ये सब भी ये करते हैं। लेकिन शहरी सहकारी बैंकों के साथ कई सारी चुनौतियां जुड़ी हुई है और इन्हीं सारी चुनौतियों को देखते हुए आरबीआई ने 2004 में ये डिसाइड किया था कि नए लाइसेंस वो जारी नहीं करेगी। तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो पूंजी पर्याप्तता की कमी है। पूंजी पर्याप्तता की कमी कहने का मतलब कि उनकी जो कुल पूंजी है और उनके जो जो जोखिम भारित संपत्ति है, इसका जो अनुपात है, यानी कि टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल, इसमें आप देखेंगे बैंकों के दो तरीके के कैपिटल होते हैं, टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल। और इसको अगर आप रिस्क वेटेड एसेट यानी कि जोखिम भारित संपत्ति से डिवाइड कर देंगे तो आपको CAR या फिर CRAR इसको कहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात क्या है? कुल पूंजी में जोखिम भारित संपत्ति का कितना योगदान है, इसी को हम कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। और ये पूंजी पर्याप्तता की कमी हमें अक्सर यूसीबीज में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद यूसीबीज जो हैं उनमें बेहतर गवर्नेंस का अभाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रबंधन है वो बहुत ही जोखिम भरा है और इसकी कमजोरियों की वजह से अक्सर हमें यूसीबीज फेल होते दिखते हैं। जो छोटे बैंकों में वित्तीय अस्थिरता के उदाहरण आप देखेंगे तो पहले भी कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे और उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, जैसे पीएमसी बैंक आपने देखा होगा। फिर चूंकि ये जो बैंक्स हैं वो डिजिटल और तकनीकी आधार पर बहुत कमज़ोर होते हैं,
इसलिए इनके सामने जो नई नई तकनीकी को अपनाने की चुनौती है वो भी है। तो आरबीआई ने इन सारे सुधारों के लिए कहा है। तो ये सारी चुनौतियां जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को फेस करनी पड़ती है। और अब जाके हमारा आज का ये जो सेशन है उसका पर्पस कंप्लीट हुआ। हमने इसके स्टैटिक पोर्शन को कवर किया। स्टैटिक पोर्शन में हमने क्या कवर किया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। हमने इसका करंट एस्पेक्ट कवर किया कि हालिया जो आरबीआई ने डिस्कशन पत्र जारी किया है उस डिस्कशन पत्र को जारी करना और दोबारा लाइसेंसिंग शुरू करने के पीछे आरबीआई का क्या उद्देश्य है और दोबारा क्यों शुरू किया गया, ये हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन है मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे राहुल शर्मा करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।